आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। हमारी स्टोरी है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एपिसोड 1659। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। आदित्य की आंखों में देखते हुए पूरे विश्वास के साथ हल्के से अपनी गर्दन को हिलाती है, और जिसका अर्थ था कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम पर भरोसा रखिए, हम सब ठीक कर देंगे। मुक्ता पर पूरी ही पारस परिवार आंखें बंद करके विश्वास करता था। आदित्य भी उसका अपवाद नहीं करना चाहता था। आदित्य हल्के से गर्दन को हिलाकर मुक्ता को जाने की अनुमति दे देता है। एक तरह हट जाता है। मुक्ता अपना गाउन पकड़कर रोहित के पीछे पीछे सनी के रूम तक चली जाती है। कमरे की ओर जाने की तरफ बढ़ जाती है। चिराग मेहता के इशारे पर ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी, सभी सगाई में कुछ वक्त और लगेगा, तब तक आप सभी पार्टी को एंजॉय किए करें। आपके लिए अच्छे डिफरेंट टाइप के हर स्टेट के जो फेमस आइटम हैं खाने की स्टॉल पर फूड रखे हुए हैं। आप तब तक एंगेजमेंट होती है, उससे पहले आप खाना खा लीजिए। तभी सभी चिराग की अनाउंसमेंट सुनने के बाद पार्टी को एंजॉय करने लग जाते। दूसरी तरफ मुक्ता के चेहरे से उसकी मुस्कुराहट ने एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। केवल मुक्ता का चेहरा ही वह चेहरा था जिसे देखकर लोगों को यह भ्रम हो रहा था कि जरूर कोई सामान्य सी बात है जिसकी वजह से सगाई में देरी हो रही है। कुछ लोगों तो आपस में ये तक कह रहे थे कि जरूर बच्चों ने किसी तरह का जिद करके पकड़ कर बैठे होंगे, जो आज अभी मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार को पूरी करनी होंगी। बच्चे तो ऐसी जिद करते ही रहते हैं। ऐसे ही मौके होते हैं जब घर वाले उन्हें पूरा कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा आखिर बात क्या है। जब तक इस तरह की बातें फैलने लगती हैं तो सभी लोग सामान्य होकर पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। प्रीति का कमरा। प्रीति अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने में है। एक बुरे सपने में जो नींद खुलने के साथ खत्म हो जाएगा। उसके दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन पलों में वह इस वक्त है उसकी हकीकत है, या दरवाज़ा बंद करते ही उसी से टिकाकर खड़ी हो जाती है। उसे लगता है जैसे ही उसे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है थी। उसे हर एक सांस लेने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा था। फिर उसे समझ आता है उसके सांस फूल रही है। कुछ पल इसी तरह खड़े रहने के बाद एहसास होता है अभी अभी जो कुछ घटा है वह रात को देखा गया बुरा ख्वाब नहीं है, बल्कि उसकी ज़िंदगी के दिन की हकीकत है जिसे वह झूठ लगाकर अपने कमरे में चली आई है। वह अपनी ज़िंदगी की इस ख्वाहिश को ठोकर मार कर आई है जिसे सामने उसने पीछे कई साल से संजो कर रखा था। वह दरवाजे से हटकर दूर होती है और अंदर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह किसी तरह बिस्तर तक पहुंच जाती है, लेकिन अब उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ चुका था और उसके पैर खुद ही ब खुद मुड़ जाते हैं और वह वही फर्श पर लगभग गिरने की स्थिति में ही थी। उसका एक हाथ बिस्तर पर था और सिर सामने हाथ पर दीवार पर अचानक से पकड़ लेती है। आंखों से गंगा जमुना की धार बहने लगती है। कुछ ही पलों बाद यह धीरे धीरे से बहते हुए आंसू उसके फुट फुट कर रोने लग जाती है और उसके आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को पूछती है,
प्रीति खुद से ही कहती है, जिस इंसान की खुशियों की वजह बनना चाहती हूँ उसी को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ देकर लौट आई हूँ। क्या ये सब मेरे साथ ही होना है बाकी है? इस वक्त प्रीति को अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अपने ही हाथों में अपनी जहर जोर से थप्पड़ जड़ देती है, अपने बालों को नोचने लग जाती है। जितनी तकलीफ दे कर आई है वह उससे ज़्यादा अपने आप को दे रही थी। मनोभाव नियंत्रण पाने के लिए वह अपने हाथ को दोनों मुट्ठियों को कस कर बींच लेती है और चेहरे को छत की तरफ ऊंचा कर देती है। उसकी सिसकियां अभी भी जारी थी, आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। तभी उसे अपने दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ महसूस होती है। प्रीति संचेत हो जाती है। इस वक्त दरवाजे पर अनिका थी। जब प्रीति को दोबारा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है तो वह बिस्तर पर सहारा लेकर किसी तरह अपने आप को खड़ा करती है और अपने चेहरों को आंसुओं के साफ करने लगती है, सामान्य करने की कोशिश करती है। अनिका फिर से दरवाज़ा खटखटाती है। प्रीति दरवाजे की तरफ बढ़ती है और बड़ी ही हिम्मत करके उसे खोल देती है। अनिका को देखकर वह 2 कदम पीछे हट जाती है। अनिका कमरे के अंदर आ जाती है और इस वक्त कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। अनिका कमरे के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। प्रीति एक पल वहीं रुककर अपने धीमे धीमे कदमों के अंदर आकर खड़ी हो जाती है। अनिका प्रीति का हाथ पकड़ती है और उसे बिस्तर के किनारे पर बैठा देती है। प्रीति अपनी पलकें झुकाकर चुपचाप बैठ जाती है और कुछ पल तक अनिका को उसे यूं ही देखती रहती है। अनिका कुछ कहती नहीं है, प्रीति कुछ कहती है और प्रीति दरवाजे अपने चेहरे की ओर अच्छी तरह के साफ कर लेने के बाद प्रीति की रोई हुई आंखें अनिका को प्रीति का दिल का हाल बयां कर रही थी। अनिका अच्छी तरह समझ पा रही थी कि इस वक्त प्रीति के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। वह अच्छी तरह जानती है कि प्रीति के लिए ओमकार क्या मायने रखता है। इसके बावजूद भरी महफिल को सगाई को इनकार करके प्रीति की कोई बड़ी मजबूरी जरूर रही होगी। अब अनिका आगे बढ़ती है और अपने दोनों हाथ आगे करके प्रीति के चेहरे के सामने सीने से लगा लेती है और अनिका का प्यार भरा स्पर्श मिलते ही प्रीति अपने दोनों हाथ ऊपर करके अनिका को कस कर हक कर लेती है और अनिका के गले लगते ही प्रीति के आंसू उसका साथ छोड़ जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। कुछ पल तक अनिका से प्यार से उसके सिर पर और उसके कमर पर हाथ फेरती है। फिर कुछ पलों के लिए बाद में पीछे होकर प्रीति के चेहरे को ऊपर करते हुए अपने हाथों से साफ करती है। फिर मुस्कुरा कर कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम नहीं चाहती वो तुम्हें अभी नहीं करना पड़ेगा। तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर मेरे होते हुए भी तुम्हें रोना पड़े तो ये कितनी गलत बात है। चलो बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम्हें सगाई नहीं करनी तो मत करो, पर रो मत। मुक्ता का बर्थडे है और उसकी सगाई की सेलिब्रेट करते हैं। प्रीति किसी तरह हल्की सी मुस्कुरा देती है और हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। जब अनिका देखती है कि प्रीति कुछ शांत हो गई है तब वह उसे कहती है, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो क्या तुम उसका सही सही जवाब दोगी? प्रीति अपनी धीमी सी आवाज़ में कहती है, हाँ पूछो दीदी, तुम्हें क्या पूछना है? अनिका कहती है, मैं ये चाहती हूँ कि तुम ओमकार से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हो। उसके अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए तुम अपनी ज़िंदगी से बाहर करो। ये बात मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हूँ और मैं ये भी बखूब जानती हूँ कि अपने प्यार को सैक्रिफाइस करने की तुम्हारे पास कोई ना कोई बात ज़रूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, वह वजह क्या है? वह मजबूरी क्या है जिसकी वजह से तुम ये फैसला लेने पर बड़ी मजबूर हो गई हो? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमने अपनी फैसला जो लिया है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर मुझे सच बताओ। प्रीति अपनी उदास चेहरे को अनिका की तरफ देखती है और फिर कुछ
पलों के बाद अपनी खामोशी खत्म करते हुए कहती है, दी ओमकार के माता पिता मुझे अपनी बहू के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। वह ओमकार के लिए ऐसी लड़की नहीं चाहते उनके स्टेट की हो, उनके ताकतवर हो, उनकी जितनी पावरफुल हो। ये सब उसके माँ बाप चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि उनके खोने के बाद मेरे पास आपके और ओमकार के अलावा कोई नहीं है। मैंने सोचा था कि ओमकार से शादी होने के बाद मुझे माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन मेरी वजह से ओमकार से उसके पेरेंट्स दूर हो जाए ये मैं नहीं चाहूँगी। उसके पेरेंट्स नहीं होने की तकलीफ़ क्या होती है मुझसे बेहतर क्या कौन जान सकता है। इतना गुस्सा आ रहा था कि जाकर वरुण और रोहिणी के मुंह पर जोरदार चाटे जड़ दे। ये सब अनिका की अब फिलहाल उसकी कंडीशन थी, लेकिन वह प्रीति के आगे किसी बात को जाहिर नहीं करना चाहती थी। प्रीति अपनी बात को कहकर चुप हो जाती है। अब अनिका कहती है, मैं तुम्हारा तथ्य और तकलीफ दोनों ही सच अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुम यहीं रुको, कुछ देर आराम कर लो। जब तुम्हारा मूड थोड़ा चेंज हो जाए, अच्छा हो जाए, तुम नीचे आ जाना घर के फंक्शन में, और तुम यहाँ कमरे में बैठ कर आराम से बोर होगी और रोगी। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझ इसलिए तुम जल्दी से अपना फेस अच्छे से करके नीचे आ जाओ। वहाँ से बाहर चली जाती है। अनिका के बाहर जाते हुए देखकर ओमकार पीछे की तरफ होकर एक साइड हो जाता है। अनिका की निगाहें ओमकार पर ना पड़े। इस वक्त जितना गुस्सा अनिका को वरुण और रोहिणी पर आ रहा था, उससे ज़्यादा गुस्सा ओमकार को भी अपने पेरेंट्स पर आ रहा था। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि अनिका उन दोनों को अपने मुक्के से सबका सिखा सकती थी, लेकिन ओमकार ये काम नहीं कर सकता था। उसके ख्याल में भी ये उसका मन तो करता था, लेकिन वो ये सब नहीं कर सकता था। वह अपनी पूरी दुनिया की तहस नहस कर देना चाहता था। वह मन ही मन में खुद से कहता ये कि चुनिंदा माता पिता मेरे हिस्से में आने थे क्या, जो मुझे ऐसे माता पिता मिले हैं जिसकी वजह से मेरी प्रीति मुझसे अलग हो रही है, खुद कभी मेरे खुशी का आधार नहीं बने हैं, और जो मेरी ज़िंदगी में खुशी आई है उसे भी मुझसे दूर करना चाहते हैं। मेरे प्यार का दिल दुखाया है, वह किसी भी तरह माफ़ी के लायक नहीं है। दरअसल ओमकार यहाँ प्रीति से मिलने के लिए आया था, लेकिन तभी उसे अनिका के पैरों की आहट एहसास होता है। वह इसी ओर आ रही थी, इसलिए वह अंदर ना जाकर एक और होकर छुप जाता है। अनिका और प्रीति अंदर हो रही सभी बातों को बाहर खड़ा होकर आराम से सुनता है। प्रीति को मनाने के लिए आया था, लेकिन अब यह ओमकार पूरी तरह से बात स्पष्ट हो चुकी थी। प्रीति अपनी बात से हटने वाली नहीं थी। इस कंडीशन में ओमकार उसके पास जाकर तो ये भी ज़्यादा रोएगी, तो वह यह उसका मूड ऑफ नहीं करना चाहता था। वह अपना गुस्सा निकालने के लिए वरुण और रोहिणी के पास जाने के लिए उनकी ओर बढ़ जाता है। सन्नी का कमरा। मारवा हाउस में सनी कमरे के अंदर जाने के बाद अपने फ़ोन की तरफ फेंक देता है और बिस्तर की दूसरी तरफ किनारे पर जाकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से इस वक्त उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। काफ़ी गुस्से में था और उसके दोनों हाथ बिस्तर के गद्दे को पकड़कर मुट्ठी भींचे हुए थे। गुस्से की वजह से सांसें काफ़ी तेज हो गई थी। कुछ देर बाद मुक्ता वहां पहुंच जाती है। इस वक्त सन्नी के कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं था, हल्का सा खुला था, लेकिन फिर भी मुक्ता अंदर जाने से पहले दरवाज़ा खटखटाना चाहती थी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? मुक्ता की आवाज़ सुनते ही सनी पलट कर देखता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर हैरान होते हुए कहता है, तुम यहाँ? मुक्ता को देखते ही एक पल के लिए अपना सारा गुस्सा भूल जाता और बड़े आदर के साथ उससे कहता, आओ मुक्ता, अंदर आओ। मुक्ता अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर देती है और अपने चेहरे पर झूठी नाराज़गी दिखाते हुए कहती है, अभी आपने नीचे करके आए हो, मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं करोगे और अब मुझे इतनी रिस्पेक्टफुली बातें कर रहे हो। हमें मारवा हाउस ही नहीं आना चाहिए था। आप वहाँ सब के बीच इतना जो तमाशा
किया है। हमारी फैमिली और तुम्हारी फैमिली को लेकर लोग पता नहीं किस तरीके की बात कर रहे हैं। मेरा विश्वास नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। सनी कहता है, नहीं मुक्ता, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। कम से कम तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा था और बहुत खुश भी था। तुम यहाँ हो। फिर एक पल चुप रहने के बाद सनी चेहरे के भाव बदल लेता है और उस पर परेशानी दिखाते हुए लगता है। मुक्ता बड़ी शांति से सनी के चेहरे को देखती है और उसके चेहरे को बदलते हुए हाव भाव को बारीकी से नोट कर लेती है। अब सनी आगे कहता है, तो मुझे समझोगी नहीं। ऐसा कहकर वह दोबारा से उस जगह पर खड़ा हो जाता है जहाँ पर पहले बैठा था। मुक्ता अपने धीमे धीमे कदमों से सन्नी की ओर बढ़ने लगती है और उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेती है। क्या हम सच में नहीं समझेंगे कि फिर सनी परेशान होकर, ऐसी बात नहीं है, मुक्ता फिर से बड़ी प्यार से कहना शुरू करती है। अगर हम समझेंगे तो समझाइए, आखिर बात क्या है परेशानी की? अगर आप सगाई के खिलाफ क्यों हो गई? हमारी ज़िंदगी की कितनी बड़ी खुशी थी, लेकिन आपने वो खुशी को हमसे छीन ली। ऐसी मत कहो। मेरी ज़िंदगी में किसी तरह की ज़बरदस्ती या मजबूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद को लक्की समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुक्ता जैसी लड़की है। जिसे भी इससे ज़्यादा मैं खुद को खुशी किस्मत समझता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारा चाहा और तुम्हें मुझे मिल गई। तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो और स्टार्लिंग हो, फेस में हो। इसके बावजूद तुमने मेरे किसी कमी को नहीं देखा। मैं जैसा हूँ उस तरह से मुझे एक्सेप्ट किया, आसानी से मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को भी एक्सेप्ट कर लिया। अपनी बात कहकर वह चुप हो जाता है। कुछ पलों बाद मुक्ता फिर कहती है, अगर सब कुछ ठीक है तो तुमने ना की वजह क्या तुम मुझे बता सकते हो? मुक्ता और ज़्यादा प्यार करती है। कोशिश तो कीजिए, आपकी बात मैं ज़रूर समझूंगी। आंखों ही आंखें डाल कर देखो और मुझे सब बताओ। फिर से सामने की तरफ देखने लगता है, फिर अपनी गर्दन को झुका लेता है और चेहरे को परेशान के भाव उसके फेस से झलक जाते हैं। फिर मुक्ता कहती है, क्या तुम मुझे आराम से बता सकते हो? मीठी मीठी यादें हैं जो सभी हमारा झगड़ा हो, उन्हें मीठी मीठी यादें से हम उन चीज़ों को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। शादी के बाद जिम्मेदारियां चलते चलते थोड़ा सा ज़्यादा कमी ज़रूर आ जाती है, लेकिन मुझे देखा मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे देखो मेरी लव स्टोरी होते ही ख़त्म हो जाती है। मैंने किसी को पसंद किया, वह मुझे मिल गई और द एंड तुम ही बताओ। जब मैं किसी को अपनी लव स्टोरी सुनाऊंगा तो उससे सुनने लायक होगी या नहीं होगी? तुम बताओ, मैं क्या बताऊं किसी को? क्या ये भी छोड़ो, बात नहीं छोड़ो ये सब बातें। मुक्ता खामोशी से सन्नी की तरफ देखती रहती है और उसके आगे बोलने का इंतजार करती है। कुछ पल रुककर सनी फिर से बोलना शुरू करता है। एक दिन किसी पल अचानक मुझसे कहा कि आज मेरा उस लड़की के साथ रिश्ता पक्का हो गया है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मुझे उस लड़की को मनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ तक कि प्यार का इजहार भी नहीं करना पड़ा। उसके 4-6 दिन बाद मुझसे कहा कि आज तुम्हारे साथ उसकी सगाई है। फिर 8 से 10 दिन बाद मुझे मंडप में खड़ा करने के लिए कहेंगे, फिर लो तुम्हारी शादी है। अब तुम ही बताओ मेरी लव स्टोरी का क्या है? फिर मुक्ता की तरफ गौर कर उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर कहता है, मुझे सगाई की तुमसे ही करनी है और शादी भी तुमसे ही करनी है, लेकिन मैं कुछ वक्त चाहता हूँ। उस वक्त में तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें करके प्यार भरी बातें करना चाहता हूँ। हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं।
दूसरे के हिसाब से ढालना चाहते हैं। एक दूसरे के जीवन पार्टनर बनने के लिए हमें एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतें और अच्छी बुरी बातें, हमारे पास फ्यूचर, सब कुछ एक दूसरे के साथ संजोना या बांटना पड़ता है। लेकिन उनमें से मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। यहाँ तक कि मैंने तुमसे अभी तक एक साथ बैठकर तुम्हारे साथ अकेले में बात तक नहीं की है। तभी मुक्ता अपने फेस पर हाथ रखते हुए सुनती जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू।